हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीपीएससी राइट वे पर। आज हम लोग दिसंबर 2020 माह के वे सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करने जा रहे हैं जो कि आपके आगे आने वाले बिहार से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। कुछ समय से हमारे वीडियोज नहीं आ पा रहे थे, परंतु हमारे द्वारा उन सभी करंट अफेयर्स का पीडीएफ आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल और वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध करवाया गया है। परंतु अभी आने वाले कुछ ही दिनों में हम वे सभी पुराने करंट अफेयर्स का वीडियोस भी आपको उपलब्ध करवा देंगे और साथ साथ यह भी बताना चाहेंगे कि अब से हमारे द्वारा वीकली आधार पर भी करंट अफेयर्स जारी किए जाएंगे, यानी कि पिछले सप्ताह के जितने भी करंट अफेयर्स होंगे वे सभी आपको साप्ताहिक रूप से उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही आप हमारे वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं जहां पर आपको प्रतिदिन के हिसाब से करंट अफेयर्स वहां पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है, पटना के किस व्यक्ति को नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे यशवर्धन कुमार सिन्हा। यशवर्धन कुमार सिन्हा जो है देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। यशवर्धन सिन्हा पूर्व राजनयिक रहे हैं और उन्होंने 1 जनवरी 2019 को सूचना आयुक्त के तौर पर कार्यभार संभाला था। वे ब्रिटेन और श्रीलंका में भी भारत के उच्चायुक्त रहे हैं। बता दें कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति 5 साल तक के लिए अथवा 65 साल तक के उम्र के लिए होती है। इसमें आपको याद रखना है इस नाम को, यशवर्धन कुमार सिन्हा। ठीक है, आप लोग इस नाम को याद रखिएगा और साथ ही याद रखिएगा कि यह कितने समय के लिए होता है। तो यह 5 साल तक के लिए बनाए जाते हैं और या फिर 65 साल की उम्र तक के व्यक्ति को इसमें नियुक्ति मिलती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, बदलो बिहार नामक मोबाइल ऐप निम्न में से किस पार्टी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे कांग्रेस। बिहार चुनाव को दिलचस्प बनाने के लिए कांग्रेस सोशल मीडिया ने बदलो बिहार गेम लॉन्च किया है। इस गेम के जरिए कांग्रेस का मकसद जो है वह नीतीश भाजपा सरकार के घोटालों, कुशासन, भ्रष्टाचार, महिला अत्याचार आदि पर जनता का ध्यान आकर्षित करना है। तो आप लोग इसे बस याद रखेंगे कि यह कौन सा गेम लॉन्च किया गया है। तो वह लॉन्च किया गया है बदलो बिहार नामक गेम। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार के किस मुख्यमंत्री का निधन हो गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे सतीश प्रसाद सिंह। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह का जो है वह निधन हो गया है। सतीश प्रसाद सिंह जो है वह 28 जनवरी 1968 से लेकर के 1 फरवरी 1968 तक जो है बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। बिहार में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी जो है सतीश प्रसाद सिंह के नाम पर ही है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा कि कब से कब तक थे, 28 जनवरी 1968 से 1 फरवरी 1968 के बीच वे मुख्यमंत्री रहे थे और बिहार में सबसे कम समय तक वह मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड उनके नाम पर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हाल ही में सत्येंद्र दुबे मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे कुमार रवि। पटना के जिलाधिकारी पद पर तैनात कुमार रवि को आईआईटी कानपुर साल 2020 के सत्येंद्र कुमार दुबे मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कुमार रवि को उनके उत्कृष्ट सेवा के लिए भारत सरकार, बिहार सरकार और अन्य राष्ट्रीय संस्थानों के द्वारा अनेक अवार्ड्स दिए गए हैं, जिसमें 2019 में वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल न्यूट्रिशन मिशन अवार्ड और साथ ही 2018 में राज्यों में सबसे बेहतर राज्य के डीएम का अवार्ड भी उन्हें दिया गया था। लोकसभा चुनाव 2019 में उन्हें बेस्ट इलेक्टोरल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इसमें आप लोगों को याद रखना है कि यह किनके लिए दिया गया है। तो यह दिया गया है साल 2020 के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, पब्लिक अफेयर इंडेक्स
2020 के अनुसार बिहार की स्थिति क्या है? तो बिहार का स्थान जो है उसमें 16वां है। हाल ही में पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा जारी किए गए पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में केरल को बड़े राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य घोषित किया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश को निचले पायदान पर रखा गया है। दक्षिण भारत के 4 राज्य केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक शासन की दृष्टि से बड़े राज्य की श्रेणी में पहले 4 स्थान पर मौजूद हैं और बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश, ओडिशा और बिहार जो है पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 की रैंकिंग में सबसे नीचे स्थान पर है। छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा 1.745 अंकों के साथ पहले स्थान पर है, जबकि मेघालय और हिमाचल प्रदेश जो है वह दूसरे और तीसरे स्थान पर है। तो इसमें आपको याद रखना है भारत के 4 राज्य कौन कौन से, वह हैं केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जो है वह बड़े राज्य की श्रेणी में पहले 4 स्थान पर मौजूद है। और निचले स्थान पर कौन मौजूद है? तो निचले स्थान पर जो है सबसे नीचे है उत्तर प्रदेश, उसके बाद है ओडिशा और उसके बाद है बिहार। तो आप लोग इसे याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हाल ही में उद्यमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे जेसी चौधरी। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थान आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर जेसी चौधरी को शिक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उद्योग जगत के शीर्ष निकाय पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा अत्यंत प्रतिष्ठित पुरस्कार उद्यमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा यह हर साल दिए जाने वाले अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस की शुरुआत जो है वर्ष 1997 में की गई थी। इसके तहत भारतीय व्यवसायियों, उद्यमियों और व्यक्तियों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों एवं चयनित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान के साथ आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में कॉरपोरेट तथा व्यक्तिगत पहल को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया जाता है। तो इसमें आपको याद रखना है किन्हें दिया गया है, तो वह दिया गया है जेसी चौधरी को। और किसके द्वारा दिया गया है? तो यह दिया गया है पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसे भी यह भी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग याद रखिएगा कि इसकी शुरुआत जो है 1997 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति को अमेरिका के स्टेफन यूनिवर्सिटी के द्वारा उच्च स्तरीय वैज्ञानिक की सूची में शामिल किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे डॉक्टर आरएस दुबे। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2020 में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली विश्व विख्यात स्टेफन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक द्वारा एक स्वतंत्र व निष्पक्ष अध्ययन में दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिकों की सूची जारी की गई है। इस सूची में बिहार से डॉक्टर आरएस दुबे को भी स्थान दिया गया है। तो आप लोगों को बस इस नाम को याद रखना है, डॉक्टर आरएस दुबे, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति को हॉकी इंडिया का वरीय उपाध्यक्ष चुना गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे मुश्ताक अहमद। मुश्ताक अहमद हॉकी इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं। बिहार हॉकी के सचिव अहमद एसोसिएशन में राजिंदर सिंह का स्थान लेंगे। वे इससे पहले हॉकी इंडिया में महासचिव भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में महिला मतदाताओं का प्रतिशत कितना था? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 59.69%। इस बार महिला मतदाताओं ने 59.69% वोट किए हैं, जबकि पुरुषों ने जो है वह 54.68% वोट किए हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में कुल 57.05% का मतदान हुआ था, जबकि 2019 के लोकसभा आम चुनाव में महिलाओं ने 59.58% और 2015 के विधानसभा आम चुनाव में महिलाएं 60.48% वोट डाली थी। तो इसमें आपको याद रखना है कि महिलाओं ने कितना किया था, वह किया था 59.69% और पुरुषों ने कितना किया था, वह किया था 54.68% वोट। और इस विधानसभा चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? तो वह हुआ है 57.05%, ठीक है। और 2019 में महिलाओं ने कितना किया था? तो वह किया था 59.58%।
तो इसे आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति ने विधानसभा चुनाव 2020 में सबसे अधिक मतों से अपने प्रतिद्वंदी को हराया? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे महबूब आलम। बिहार चुनाव में इस बार सबसे बड़ी जीत सीपीआई एमएल के उम्मीदवार महबूब आलम ने हासिल किया है। उन्होंने बलरामपुर विधानसभा सीट से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी विकासशील इंसान पार्टी उम्मीदवार अरुण कुमार झा को 53,078 वोटों से हराया था। तो आप लोगों को बस इसमें इनका नाम याद रखना है कि किन्होंने यह जीत हासिल की है। तो वह जीत हासिल की है महबूब आलम ने, ठीक है। और कहाँ के किस विधानसभा सीट से थे ये? तो यह थे बलरामपुर विधानसभा सीट से। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में किस क्षेत्र में प्रतिद्वंदियों के मध्य जीत का अंतर सबसे कम था? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे हिलसा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के हिलसा सीट पर मुकाबला बेहद ही दिलचस्प रहा। यह सीट महज 12 वोटों से, कितने वोटों से? तो महज 12 वोटों के अंतर से जो है जेडीयू के खाते में चली गई। सूचना के अनुसार जो है जदयू ने कृष्ण मुरारी शरण, ठीक है, किसे? कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया को 61,848 वोट मिले, जबकि निकटतम प्रतिद्वंदी राजद उम्मीदवार अत्रि मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव को 61,836 वोट मिले थे। तो यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण होता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में नोटा वोट का प्रतिशत कितना था? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 1.68%। बिहार विधानसभा चुनाव में करीब 7 लाख लोगों ने नोटा यानी कि इनमें से कोई नहीं विकल्प का इस्तेमाल किया। विधानसभा चुनाव 2020 में पड़े मतों में से जो टोटल नोटा का वोट था वह था 1.68%, ठीक है। इसे आप लोग याद रखिएगा 1.68%। और वहीं 2015 में जो है वह नोटा वोट प्रतिशत कितना था? वह था 2.48%। तो यह दोनों को आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बिहार के प्रोटेम स्पीकर के रूप में चयनित किया गया था? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे जीतन राम मांझी। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा यानी कि हम पार्टी के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को बिहार विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर चुना गया है। संविधान के अनुच्छेद 180(1) में राज्यपाल को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने की शक्ति दी गई है। इस अनुच्छेद के अनुसार जब अध्यक्ष की कुर्सी खाली हो जाती है और पद भरने के लिए कोई उपसभापति नहीं होता है, तो कार्यालय के कर्तव्यों को विधानसभा के ऐसे सदस्य के द्वारा निष्पादित किया जाता है जिसे राज्यपाल नियुक्त करता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको यह अनुच्छेद याद रखना है कि किसके तहत नियुक्त की जाती है। तो वह की जाती है अनुच्छेद 180(1), ठीक है। और कौन करता है? तो वह करता है राज्यपाल। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 7 बार। 16 नवंबर 2020 को नीतीश कुमार ने 7वीं बार सीएम पद की शपथ ली। राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने शपथ ली। राज्यपाल फागू चौहान ने नीतीश कुमार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। डिप्टी सीएम पद के लिए बीजेपी की ओर से तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने शपथ ग्रहण किया। तो यह महत्वपूर्ण है कि इस बार जो है 2 लोगों को डिप्टी सीएम नियुक्त किया गया। कौन कौन? तो वो थे तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। इस दोनों नाम को आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, 17वीं बिहार विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो वह है विजय कुमार सिन्हा। एनडीए के उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा जो है विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी से कोई स्पीकर बना है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष पर निर्वाचित होने वाले विजय सिन्हा पहले भाजपा के विधायक हैं। बिहार विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा जो है वह 4थी बार लखीसराय से
जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री किस विधानसभा क्षेत्र से संबंधित है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे बेतिया। बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी रेणु देवी 5वीं बार बेतिया सीट से विधायक चुनी गई है। वह शुरुआत से आरएसएस से जुड़ी रही और 1988 में बीजेपी की दुर्गा वाहिनी में पदभार संभाला। 2007 में उन्होंने नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली बिहार सरकार में मंत्री बनाया गया और 2014 में वह बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चुनी गई। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि इस बार रेणु देवी को जो है वह उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, आगे आने वाले परीक्षा में यह पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, बांका के किस नदी में हाल ही में पुराने भवनों के अवशेष पाए गए हैं? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे चांदन नदी। बांका जिले के अमरपुर प्रखंड अंतर्गत भदरिया गांव के समीप चांदन नदी में करीब 50 फीट की दूरी तक पुराने भवनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ग्रामीणों का मानना है कि भवन के अवशेष काफी पुराने हो सकते हैं। ईंटों की बनावट से प्रथम दृश्य पे यह पता चलता है कि यह सभ्यता जो है 6ठी शताब्दी से पहले की है। तो बस आपको इसमें यह याद रखना है कि यह कहाँ पे पाया गया है, तो यह चंदना नदी में पाया गया है, ठीक है। और यह लगभग माना जा रहा है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी से पहले की है। तो यह दो चीज आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार विधान परिषद में आचार समिति का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे सुशील कुमार मोदी। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जो है वह बिहार विधान परिषद की आचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। आचार समिति जो है वह बिहार विधान परिषद की एक ताकतवर समिति है जो बिहार विधान परिषद के सदस्यों के कार्यकलापों पर नजर रखती है। यह समिति बिहार परिषद सत्र की कार्यवाही में शामिल होने वाले विधान परिषद सदस्यों के व्यवहार पर नजर रखती है। यदि आचार के मुताबिक उनका व्यवहार ठीक नहीं रहता है तो कमेटी उन्हें नोटिस करती है और अपना निर्णय सुनाती है। इस समिति में सदस्य एक दूसरे के खिलाफ शिकायत करते हैं तो उसकी जांच का उचित कार्रवाई का प्रावधान भी इसमें होता है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, किसे बनाया गया है? तो वह बनाया गया है सुशील कुमार मोदी को, ठीक है। इस समिति का कार्य होता है सदस्यों के कार्यकलापों पर नजर रखना। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत बिहार के किस जिले को उत्कृष्ट योगदान के लिए जल शक्ति मंत्रालय की ओर से पुरस्कृत किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे पूर्वी चंपारण। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पूर्वी चंपारण जिले को जिला श्रेणी में गंदगी मुक्त भारत में उत्कृष्ट योगदान के लिए द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्वच्छता से जुड़े कार्य हेतु मंत्रालय के द्वारा देश के सभी जिलों में पूर्वी चंपारण को द्वितीय पुरस्कार दिया गया है। पूर्वी चंपारण बिहार का पहला जिला है जिसे यह सम्मान दिया गया है। तो आप लोग इसमें याद रखिएगा कि किसे दिया गया है, तो वह दिया गया है पूर्वी चंपारण को, और यह जो है बिहार का पहला जिला है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रिंसटन मेगा फूड पार्क का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे खगड़िया। मानसी प्रखंड स्थित खुटिया पंचायत अंतर्गत एकनिया गांव में 98.3 एकड़ में अवस्थित प्रिस्टिन मेगा फूड पार्क का केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इसका उद्घाटन किया। 150 करोड़ की लागत से बनने वाली प्रिंसटन मेगा फूड पार्क में 5000 मीट्रिक टन का मल्टी प्रोडक्शन शीतगृह यूनिट बनकर तैयार है। तीन मंजिला कोल्ड स्टोरेज में 1 लाख बोरी भंडारण की क्षमता है, जिसमें कच्चे सामग्री के रूप में फल से लेकर सब्जी आदि को भी सुरक्षित रखने की सुविधा दी गई है। तो यह याद रखना है आपको। इसका उद्घाटन हरसिमरत कौर के द्वारा किया गया था और इसमें जो है 5000 मीट्रिक टन रखने की सुविधा है। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, लोग देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है,
कोरोना वायरस शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के लिए बिहार के किस फिल्म का चयन किया गया था? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे द मास्क। किलकारी के छात्र संटू की फिल्म द मास्क का चयन इंटरनेशनल कोरोना वायरस शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के लिए किया गया है। इस फेस्टिवल के लिए भारत से 100 फिल्मों का चयन किया गया था, जिसमें कि द मास्क भी एक है। तो आप लोगों को यह द मास्क याद रखना है कि इसका चयन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बिहार के किस व्यक्ति को कलावर्त सम्मान 2020 के लिए चुना गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे गोदावरी दत्ता एवं अशोक कुमार सिन्हा। इन दोनों को जो है वह कलावर्त सम्मान 2020 के लिए चुना गया है। चित्रकार गोदावरी दत्ता और कला समीक्षक अशोक सिन्हा को उज्जैन की चर्चित संस्था कलावर्त न्यास ने उन्हें सम्मानित करने का ऐलान किया है। इन दोनों को मध्य प्रदेश के प्रतिष्ठित सम्मान कलावर्त 2020 दिया जाएगा। चित्रकला की पर्याय बन चुकी गोदावरी दत्ता जो है वह मधुबनी के रांटी की रहने वाली है और उन्हें देश में पद्मश्री सहित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान पहले भी दिया जा चुका है। जापान और जर्मनी समेत कई देशों में इनकी चित्रकला की प्रदर्शनी लगाई गई थी। और वहीं अशोक सिन्हा जो है वह जाने माने कला समीक्षक और कला लेखक हैं। उन्हें बिहार की पारंपरिक लोक कला में दर्जन भर किताबें लिखी है और उन्हें बिहार राज्य का शीर्ष कला पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इसमें आपको याद रखना है गोदावरी दत्ता और अशोक कुमार सिन्हा। ठीक है, इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। और यह कहाँ की रहने वाली थी? तो यह मधुबनी की रहने वाली है। इसे भी आप लोग ध्यान रखें। कौन? तो गोदावरी दत्ता। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मिसेज इंडिया सी इज इंडिया 2020 ब्यूटी कॉन्टेस्ट में मिसेज एशिया यूनिवर्स 2020 का खिताब बिहार से किस महिला ने जीता है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे ऋचा कुमारी। पटना की ऋचा कुमारी मिसेज इंडिया सीज इंडिया 2020 ब्यूटी कॉन्टेस्ट में मिसेज एशिया यूनिवर्स 2020 की खिताब विजेता बनी है। आखिरी राउंड में जयपुर और मुंबई की युवतियों को पछाड़कर उन्होंने यह क्राउन हासिल किया है। कॉन्टेस्ट में 352 प्रतिभागी शामिल थे। ऋचा मिसेज यूनिवर्स 2020 में भारत और एशिया का प्रतिनिधित्व करेंगी। तो आप लोगों को यह नाम याद रखना है। ऋचा कुमारी ने जो है वह मिसेज इंडिया सीज इंडिया 2020 ब्यूटी कॉन्टेस्ट में खिताब जीती है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 के लिए इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजी द्वारा सम्मानित किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे डॉक्टर अमरकांत झा। वरीय चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमरकांत झा को अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया गया है। डॉक्टर झा जो है वह पीएमसीएच में चर्म रोग विभाग में 35 साल तक अपनी सेवा दी है। वह पीएमसीएच के प्राचार्य और अधीक्षक भी रह चुके हैं। IADVL चर्म रोग विशेषज्ञों की सबसे बड़ी राष्ट्रीय संस्था है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस निदेशालय को सिल्वर स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे बिहार समाज कल्याण विभाग। समाज कल्याण विभाग अंतर्गत समेकित बाल विकास सेवा यानी कि ICDS को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सराहनीय कार्य हेतु प्रतिष्ठित स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कोरोना संक्रमण काल में आंगनबाड़ी द्वारा लाभुकों तक पहुंचाई गई विभिन्न सेवाओं को सराहते हुए डिजिटल कैटेगरी में यह अवार्ड बच्चों के प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के लिए दिया गया है। ये थे हमारे दिसंबर 2020 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो कि आपके आने वाले बिहार से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। आप लोग इसे अच्छे से तैयार कीजिए। जल्द ही हम जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स लेकर आएंगे। उसके तहत भी हम लोग सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा उसे हम लोग करवाएंगे। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। जल्द ही हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए
आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।